हिंदी साहित्य में सुनिए कहानी। शीर्षक है सतघरवा। लेखिका हैं नासिरा शर्मा जी। नासिरा शर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अग्रणी साहित्यकारों में एक हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इतवार का दिन, जाड़े की दोपहर। खिली धूप में बगीचे की हरी भरी घास पर चिंकू मिंकू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। माली बड़ी तन्मयता से खुरपी चला रहा था। कुर्सी पर बैठी माताजी तेजी से मनके के दाने फिराती बहू बेटे को जाते देख रही थीं। कार के फाटक से निकल जाने पर उन्होंने गहरा सांस छोड़ा। पुरानी याद ने मन को कचोटा। इसी तरह कभी वो घूमने फिरने जाती थीं। विधवा हुई तो बेटे दामाद बेटी ने कुछ दिनों हाथों हाथ लिया, फिर सब कुछ बदल गया। बहू ने आकर अपनी तरह से घर संभाला और वो पुरानी चीज़ की तरह कोने में रख दी गई। माताजी ने गर्दन घुमाई, पुरानी यादों को दिमाग से झटक कर वर्तमान पर नजर डाली। पोता पोती अपने संगी साथी के साथ पेड़ के नीचे सर जोड़कर बैठे थे। उन्होंने मनकों के दाने तेजी से घुमाए। कुछ दिनों से नीम पर लगे छत्ते को लेकर बच्चों के बीच कौतूहल था। मक्खी कैसे घर बनाती है, कैसे शहद जमा करती है, उन्होंने कोर्स की किताब में पढ़ रखा था। और आज अपने दोस्तों को विशेष रूप से बुलाकर छत्ता दिखाया गया, जिसमें एक शान झलक रही थी कि सबके बाग छोड़कर मधुमक्खियों ने उनके बगीचे को चुना है। सभी प्रभावित दिख रहे थे। उनके मन मस्तिष्क में छत्ते को लेकर अजीबोगरीब कल्पना अपने पंख पसार रही थी। जिज्ञासा से भरी उनकी आंखें नीम की उस डाल पर अटक गई थीं, जहां अंडाकार शक्ल का गुब्बारा लटक रहा था। ढलती दोपहर का लाल गोला अब पेड़ों के झुरमुट के पीछे डूबने लगा था। हवा में बढ़ती ठंडक को देख माताजी छड़ी के सहारे पैर घसीटती अंदर चली गई थीं। माली ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, अब सब बाबू लोग अंदर जाओ, बादल आए रहे हैं। बच्चों ने गर्दन उठाकर देखा तो सचमुच सूरज के डूबते ही जाने कहाँ से बादल आ गए थे। जब तक वे उठते टप टप बूंदें गिरने लगीं। माली ने सर पर अंगोछा डाल माताजी की कुर्सी अंदर पोर्टिको में रखी और उसी के साथ हंसते खिलखिलाते बच्चे अपने घरों की तरफ भागे। बाहर बारिश खूब जोरों से हो रही थी। हवा की ठंड में अब गीलापन घुल गया था, जिससे गलन बढ़ गई थी। ऊपर से बिजली भी चली गई थी। बच्चे डर कर दादी के कमरे में जमा हो गए थे। गुल्लों ने मोमबत्ती जलाकर वहीं रख दी। चिंकू मिंकू लिहाफ में घुसे दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहे थे। ये देख गुल्लो भी सब्जी की टोकरी उठाकर कमरे में आ गई और मोमबत्ती की रोशनी में बथुआ की पत्तियां तोड़ने लगी। दादी, मुझे गिलहरी वाली कहानी सुननी है। चिंकू ठुनकी। नहीं, मुझे चूहे वाली। मिंकू मचला। कल ही तो चूहे वाली कहानी सुनी थी, तुम्हें याद नहीं? चूहा चने खा खा कर इतना मोटा हो गया कि अपने बिल में घुस नहीं सका, और तब बढ़ई के पास जाकर कहता है कि बढ़ई बढ़ई कूल्हा छील, कूल्हा न बिल समाए, बिल बिना मैं जीऊँ कैसे। चिंकू ने कहानी संक्षिप्त कर सुना दी। दादी दादी, और गिलहरी कैसे कहती है? गिल्लो न जाएगी चच्चा, गिल्लो मर जाएगी चच्चा, गिल्लो डर जाएगी चच्चा। तब राजा ने 2 डंडे भेजे, जिस पर चढ़कर वो खुशी खुशी महल पहुंची और बड़े पलंग को देखकर बोली, चच्चा, गिल्लो इस बड़ी सी छपरखट पर नहीं सोएगी। और राजा रानी ने तब जूते के डिब्बे में उसे सुलाया और गिल्लो खुशी खुशी वहाँ सो गई। आधी रात को जंगली बिल्ली आई और सारे पहरे के बाद भी वो गिल्लो बी को चट कर गई। मिंकू ने दादी के अंदाज में दोनों हाथों की हथेलियां बजाईं। तुम लोगों ने तो कहानी खूब याद कर ली है, दादी ने ठंडे पड़ते हाथों में दस्ताने फिर से जमाते हुए कहा। उन्हें दोनों बच्चों की चतुरता समझ में आ गई थी, फिर भी वो खामोश रहीं। दादी, आज बिल्कुल नई कहानी सुनेंगे। दोनों बच्चे लिहाफ में उछल कूद मचाने लगे। ठीक से चुपचाप बैठो तो मैं एक कौए की कहानी सुनाऊंगी। सुनाओ दादी, जल्दी सुनाओ। दोनों इतना कहकर दादी का मुंह ताकने लगे। एक था काला कलूटा कौआ। जब सुबह सोकर उठा तो देखा पेड़ के नीचे गौरैया का बच्चा गिरा पड़ा है और जाड़े से कांप रहा है। कौए ने अपनी आदत के अनुसार धीरे धीरे डाल पर खिसक कर चिड़िया के घोंसले में झांका तो पता चला दोनों गायब हैं। समझ गया कि चिड्डा चिड़िया अपने बच्चों के लिए चुग्गा लेने दूर जंगल की तरफ गए हैं। इतना कहकर दादी रुक गई। दोनों बच्चों ने दादी के मुंह को ताका और करीब सरक गए। कौए को भूख लगी थी।
गौरैया का बच्चा उड़ नहीं सकता था। उसके बिना पंख वाले शरीर पर गुलाबी मांस देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। पड़ोस की बात थी, चाहता तो बच्चे को चोंच से उठाकर घोंसले में रख देता, मगर पड़ोसी का धर्म निभाना वो क्या जाने। उसके मन में तो खोट आ गया था। और खोट क्या? अरे बुराई आ गई थी और नीयत खराब हो गई थी। नीयत क्या होती है दादी? बीच में मत टोको, दादी फिर कहानी भूल जाती हैं। और तुम जो बोलते हो। लो बिजली आ गई, गुल्लो चहक कर बोली। लड़ो मत, कहानी सुनो। फिर भाई कौआ अभी सोकर उठा था, मुंह धोया नहीं था। सोचने लगा पहले जाकर मंजन कर लूँ, मुंह धो लूँ, फिर आकर गरम गरम गौरैया के बच्चे को चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खाऊं। इतना सोचकर वो उड़ा और सीधे कुएं की जगत पर पहुंचा। वहाँ कोई कुएं से नहाने का पानी ले रहा था। कौए ने कहा, ए भैया, हमको भी थोड़ा सा पानी दे दो। उस आदमी ने पूछा, आखिर तुम्हें पानी क्यों चाहिए? कौए ने मन की बात उसे कह सुनाई। देव पनिल्ला धोई टुटिल्ला, खाई चिड़ी का चेचड़ा, मटकाई कल्ला। दादी के मुंह से कौवे की भाषा सुन चिंकू मिंकू और गुल्लो हंसी से लौट गए। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। कमरे में भगदड़ मच गई। दोनों बच्चे लिहाफ से उछलकर अपने कमरे की तरफ भागे। 12 साल की गुल्लो के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वो सब्जी की टोकरी उठा सरपट रसोई की तरफ भागी और फिर फ्रॉक से हाथ पोंछती दरवाज़ा खोलने दौड़ी। देवी आज भी नहीं आई? मेम साहब ने घर में घुसते हुए पूछा। नहीं जी, वो 2 दिन बाद आएगी, अभी उसका बुखार गया नहीं, कहती गुल्लो रसोई की तरफ मुड़ी। बच्चों ने दूध पिया था? कहती हुई मेम साहब बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी। साहब के पीछे पीछे ड्राइवर दुबे कमरे की तरफ जाकर साथ लाया सामान रखाया। रात को जब चिंकू मिंकू सोने लेटे तो उनके बीच मधुमक्खी का छत्ता ही बातों का विषय था कि इस समय मधुमक्खियाँ क्या कर रही होंगी। उन्होंने सपने में देखा कि वे छत्ते के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में शहद भरा हुआ है। कुछ मक्खियाँ अपने मोम से बने कमरों में आराम कर रही हैं, कुछ शहद में तैर रही हैं और कुछ। तभी अलार्म की घड़ी बज उठी। सपना टूट गया। स्कूल जाने के लिए उन्हें उठना पड़ा। सुबह ऑफिस जाने के लिए साहब दूसरे ही मूड में घर से निकले थे। आज उनकी एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें वो अध्यक्ष पद संभालने वाले थे और बड़ी चालाकी से अपने विरोधी को ध्वंस करने का कार्यक्रम मन ही मन बना चुके थे। खुशबू से बसा रुमाल चेहरे पर फिरा, उन्होंने अलविदाई अंदाज से बाई की मुद्रा में खड़ी मेम साहब के उड़ते बालों को देखा और सीट पर बैठने के लिए मुड़ ही थे कि सारा बदन एकाएक झंझना उठा। होठों पर रुमाल रख वो दर्द से दोहरे हो घर की तरफ भागे। क्या बात है साहब? ड्राइवर दुबे ने अचकचाकर पूछा। तभी उसके कान पर जैसे किसी ने महीन सी चुटकी काटी और दूसरे पल माथे पर सुई चुभी। उसे दिन में तारे नजर आ गए। नज़र जो एकाएक नीम के पेड़ पर पड़ी, जहाँ पक्के कटहल जैसा कुछ लटक रहा था। पीड़ा से भराई आंखों को मिचमिचाया तो दूसरे पल वो बया का झोंझ जैसा नजर आया। कुछ मक्खियाँ आसपास उड़ी तो वो दर्द से तड़प कर चीख पड़ा। नीम पर शहद का छत्ता, साहब आपको मधुमक्खियों ने काटा है, कहता हुआ दुबे अंदर की तरफ भागा। अब क्या होगा? डॉक्टर को फ़ोन मिलाती हुई मेम साहब घबरा गईं। मैं तो तब से कह रही हूँ कि ये मधुमक्खी का काटा हुआ है, फ़ौरन लोहा छुआ दो ताकि जलन से आराम आ जाए बहू। मैं गुल्लो से प्याज का रस निकलवाती हूँ, उसके लगाते ही सूजन उतर जाएगी। माताजी छड़ी उठा गठिया से जमे पैर घसीटती हुई रसोई की तरफ बढ़ी। इस बार मेम साहब उनकी बात अनसुनी नहीं कर पाईं और सैंडलें बजाती पल भर में रसोई में पहुंच गईं। साहब का पूरा मुंह फूल आया था, होंठ फूल कर लटक आए थे। माताजी मुड़ी और बेटे के पास घिसटती हुई जाकर खड़ी हो गईं और प्यार से उनके सर पर हाथ फेर फूली जगहों पर डंक को ढूंढने सी लगीं। साहब ने उलझकर उनका हाथ झटक दिया। वो आहत सी वहीं बिछे दीवान पर डगमगाती सी बैठ गईं। ये सब क्या है? साहब ने आंखें खोल उलझकर इधर उधर मुंह घुमाया, मगर मेम साहब ने प्याज के रस से भीगी रुई उनके चेहरे पर लगाई। अरे दुबे, कोई छत्ता तोड़ने वाले को बुला ला, बच्चों का घर है, माताजी ने कहा और कटोरी में बचे रस को उसकी तरफ बढ़ा इशारे से कहा कि तू भी लगा ले। माली को बुला लाता हूँ, उसी से कह दें आप। एकाएक मेम साहब के चेहरे पर उभरी सख्ती देख ड्राइवर बहाना बना वहाँ से 9-2-11 हो गया। माताजी का कटोरी उठाया हाथ फिर से वापस लौट आया। गुल्लो, ये बर्तन यहाँ से ले जाओ। मेम साहब की आवाज़ के साथ ही गुल्लो घबराई सी आई और कटोरी उठाकर चल दी। ड्राइवर भैया,
ये सुखिया धोबी के छुटके लड़के की कारस्तानी है, भिनसारे वही ढेला फेंक कर गवा है। जमादारिन झाड़ू लगाना रोक कर ड्राइवर से बोली, उस गुलैलबाज का आज 2 कंटोप देवे आए दो ससुरे को। दूबे किचकिचा कर बोला और आगे बढ़कर माली को पुकारने लगा। माली को खबर पहले ही मिल चुकी थी। एक आवाज़ में भागा आया, तुम माली हो, पेड़ पर इतना बड़ा शहद का छत्ता लग गया और तुमने लग जाने दिया। मेम साहब चिंतित सी स्वयं पोर्टिको में निकल आई थी। माली उनकी चढ़ी तेवरी को देख मन ही मन कह उठा कि ये तो प्रकृति है, उसमें हमारा क्या लेना देना। फिर भी दम साधे खड़ा रहा। अब इसे फौरन यहाँ से निकाल फेंको, उन्होंने हुक्म दिया। मुला मेम जी, गाँव माँ तो पेड़ के नीचे आग बार देते हैं, मधुमक्खियाँ धुआं से उड़ जात रहीं और फिर छत्ता तोड़ लेते रहे। अब आप मालिक हैं, जैसा कहें। माली हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि आप जब चाहें तो हमें भी निकाल सकती हैं। उड़ी हुई मक्खियाँ कहाँ जाएंगी, छुपकर बैठेंगी और फिर उलटकर हमें काटेंगी। चिढ़े स्वर में साहब अंदर से चीखे। जी रात में आग बारेंगे तो, माली ने हिम्मत करके धीरे से कहा। अरे किसी नट को पकड़ लाओ, वो छत्ता तोड़ लेगा, माताजी ने कहा। देखते हैं साहब। माली इतना कह अंगोछा कंधे पर डाल तेजी से हाथे से बाहर निकला। स्कूल से बच्चों के आ जाने से पहले छत्ता हट जाना चाहिए। मेम साहब ने उसे जाते देख चेतावनी दी और अंदर आकर कटे सेब की प्लेट साहब की तरफ बढ़ाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, झुंझला पड़े साहब। बहुत महीन महीन टुकड़े काटे हैं। मेम साहब ने कटे बाल पीछे झटक बड़ी अदा से कहा। नहीं खाना है, एक बार जो कह दिया, साहब ने गुस्से से कहा और उठकर अंदर बेडरूम की तरफ चल दिए। कोई और दिन होता तो वो बुखार की हालत में भी ऑफिस चले जाते, मगर इन फूले होंठ और गालों के साथ वहाँ जाकर विरोधी विचार वालों के मजाक का निशाना नहीं बनना चाहते थे। डॉक्टर अभी नहीं पहुँचा। पति की व्याकुलता देख झुंझलाई सी मेम साहब क्लिनिक फ़ोन लगाने लगी। किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और देवी को टमाटर का सूप बनाने को कहकर पति के पास पहुंची, ताकि डॉक्टर के आने से पहले साहब का गुस्सा शांत कर सकें, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर है, शुगर पहले से हाई है। दोपहर तक हंगामा शांत हो गया और सब खा पीकर आराम कर रहे थे। उस समय गुल्लू ने किचन की खिड़की से देखा कि एक काले रंग का जवान मर्द हाथ में बाल्टी लिए माली के साथ गेट से अंदर दाखिल हुआ और सीधा बाग की तरफ मुड़ गया। उत्सुकतावश वो भी पीछे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और घूमकर बगीचे की तरफ आई। सफ़ेद झिल्ली दिख रही है, छत्ता पक गया है, इसको जल्दी गाड़ना है, उस आदमी ने नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो छत्ते को देखते हुए कहा। माली ने उसका मुंह ताका। तो फिर देर काहे की? इतनी जल्दी भी काहे की है? छत्ता शहद से भरा है, तो फिर अब्दुल जरूर निकालेगा, वरना छोटी मक्खी के छत्ते को अब्दुल हाथ नहीं लगाता। 2-3 पाव के लिए अब्दुल किसी का घर नहीं उजाड़ता, समझे? कहता हुआ वो आदमी वहीं पेड़ के नीचे बैठ बीड़ी सुलगाने लगा। अब का सोचत हो तुम? माली चिढ़कर बोला, जैसे कह रहा हो कि बीड़ी मत फूको, उठो और काम चालू करो। अरे सोचत क्या है, अभी पूर्णिमा में देर है, अंधेरा पाक है, वरना तो ये अपना ही शहद अब तक खा जाती, और जो फूलों का मौसम ना होता तो भूखे रहने पर अपना जमा किया मधु चाट जाती और किसी को पता भी न चलता। और जो समझो तुम्हारे बंगले में कबूतर होते तो कब का चोंच डाल डाल कर शहद पी जाते। अब अब्दुल का भाग्य था जो यहाँ आया। नीम के फूलों का शहद है, बहुत लाभदायक होता है। अब्दुल भी कितना मूर्ख है जो ये सब तुम्हें बता रहा है, जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो चाचा। इतना कहकर अब्दुल हंसा और बाल्टी से थैला उठाया और उसमें से रस्सी, चाकू और नकाब निकाल कर ज़मीन पर रखा। आग बारें? माली ने ढलती धूप को देख कर पूछा। नहीं चाचा, अब्दुल को देख मक्खियाँ खुद उड़ जाती हैं। अरे बाजू पर बंधी तावीज़ देख रहे हो, बड़े मौलवी साहब की दी हुई है, अब्दुल ने बड़े विश्वास से कहा। बहुत बातूनी है रे तू, माली खिसियाया सा उसी के पास बैठ गया। अरे चाचा, जान जोखिम में डालें और चुप भी रहें, ये कैसी मनाही है? सुनो हमारी भी कुछ चाचा। बहुत पहले मिट्टी की दीवार और पेड़ की खोखल में लगा छत्ता तोड़ते थे। वो ठहरा भुस्नु मक्खी का छत्ता, जिसका शहद देखने में एकदम काला होता है, जैसे गुड़ या फिर सिरका। ऊपर पहाड़ में चट्टान पर जाकर कई बार छत्ता निकाला। एक बार सूरजमुखी मक्खी का छत्ता निकालना पड़ा था। बस पूछो ना चाचा, जान पर खेल गए थे। रस्सी कमर में बांध गहरी घाटी पर झूला झूल अब्दुल ने छत्ता काटा था। अब्दुल मधुपालन वाली भेरू भौंकू मक्खियों के छत्ते पर विश्वास नहीं रखता। वो तो शक्कर और गुड़ के शीरे पर बिठाकर शहद निकलवा लेते हैं।
अब्दुल तो कीकड़, बबूल, गुलाब, अंगूर और जंगली फूलों के रस पीने वाली मक्खियों का छत्ता तोड़ता है। जानते हो चाचा, 6-7 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक मच्छर के माफिक भी शहद की मक्खी होती है, और एक डोमना जिसको काला ततैया कहते हैं। तू काहे इतना बोल रहा है? काम काहे नहीं शुरू करत है? साफ साफ बोल, काम करे का है तो कर, वरना दूसरा ढूंढ के लाएं। माली अब हत्थे से उखड़ गया था। बात बहुत खरी कहता हूँ, बुरा लगे तो 100 जूता मारना चाचा। अब्दुल बिना पैसा तय किए काम में हाथ नहीं लेता है। अभी परसों ही भुस्सू मक्खी का सतघरवा छत्ता 1000 रुपये लेकर निकाला है। जानते तो हो ना वो किस अदा से घर बनाती है, कंगूरेदार। खैर, उस हवेली के मालिक को संदेह हो गया था कि सतघरवा छत्ता मनहूस होता है, घर उजाड़ता है। हमने भी मुँह मांगी कीमत मांगी और मिली भी। ये पैसे वाले लोग बड़े अंधविश्वासी होते हैं। होश में हो या नहीं? 1000 रुपया? सपना देख रहे हो का? माली गुस्से से भिन्ना कर बोला। देखो चाचा, ये साहब लोग बहुत डरपोक होते हैं। हवा चले तो डरते हैं, पानी बरसे तो डरते हैं, कीड़ा काटे तो हाय तौबा मचाते हैं। ये मन के छोटे और नज़र के तंग होते हैं। इसलिए 500 में मामला तय करा दो। आधा किलो शहद तुम ले लेना, तुम्हारी मुँह देखी बात नहीं है चाचा, अब्दुल ने धीरे से कहा और माली को आंख मारी। बहुत तेज है तू, माली गर्दन हिलाकर बोला। देखो चाचा, हम में हौसला है, उससे उनका दुख दूर होगा। उनके पास पैसा है, उससे हमारा पेट भरेगा। फिर काम भी तो देखो कितना कठिन है। अब्दुल ने पैर फैलाकर बड़े आराम से कहा। बहुत हरामी है तू, माली एकाएक झुंझला उठा। तो फिर अब्दुल चलता है। अब्दुल ने झट बाल्टी उठाई। ठहरे कन खजूरे, कहकर माली बंगले की तरफ बढ़ा। तभी उसे पेड़ की आड़ में से झांकती गुल्लो दिखी। देख गुल्लो, मेम साहब जाग रही हो तो कह दे कि एक नट मिला है, 500 मांगत है। कहें तो रोके, वरना दूसरा ढूंढ कर लाएं। हम नट नहीं, पठान हैं, और हमारा नाम अब्दुल खान है, अब्दुल ने आगे बढ़कर कहा। गुल्लो ने उसकी आंखों को देखा जो उसके काले चेहरे पर मधुमक्खी की तरह फड़फड़ाती सी लगीं। वो सहम गई। काला ततैया, तू यहीं ठहर, माली ने अब्दुल को जोर से डांटा। अब्दुल 5 साल की उम्र से यही काम कर रहा है और अब वो पूरे 25 साल का है, समझे चाचा? यानी कि अब्दुल ने पूरे 20 साल ये काम किया है और इस छत्ते को अब्दुल के अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। बहुत मुश्किल है इसको काटना। तुम खुद देखो तो कौन सी डाल से लटका है, वहाँ केवल लंगूर पहुँच सकता है, कहता अब्दुल पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। अब एक शब्द आगे बोले तो सर पर लाठी मार सतघरवा की तरह डहा देवे, माली तहशवा कर बोला। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कह अब्दुल टकटकी लगाकर बंगले के दरवाजे की तरफ देखने लगा। कितने बड़े और शानदार घर में रहते हैं, जाने कौन से कर्म का फल है जो ये लोग सुख भोग रहे हैं। बहुत पहले एक बार उसने पेड़ के नीचे छत्ते के लिए आग जलाकर धुआं किया था। उसी समय तेज आंधी आ गई और जाने कैसे उड़ी चिंगारी दूर एक घर में जा गिरी। जब तक घर वाले होश में आते तब तक उसका 80 किलो गेहूं, 20 किलो अरहर की दाल और घर जल गया। बस जो बचा वो कच्ची दीवारें, एक भैंस और घर वाले थे। किसी को पता नहीं चला कि उसी की जलाई आग से किसान का घर जला है। किसान की औरत भाग्य को कोसती रही। किसान पूर्व जन्म में किए पाप को कोसता रहा, मगर उसकी आंखों ने सब कुछ देखा था। तब से वो आग और धुएं के खेल से घबराने लगा था। मुंह पर नकाब लगा सीधे छत्ते को छुरे से काट लेता है। 2-4 मक्खियां लड़ जाती हैं, उसे काट भी लेती हैं, मगर मन में कोई दुख नहीं रोकती हैं। आज तक अब्दुल उस आग की लपटों को भुला नहीं पाया है। इस पक्के आलीशान बंगले को देख उसका जहन भटक गया था। अनजाने भी किए गए पाप की याद ताज़ा हो गई थी। गुल्लो डरती झिझकती सी दरवाजे के बाहर से मेम साहब को पुकारने लगी। वो सोई नहीं थी। पहली पुकार पर गाउन की बेल्ट बांधती पर्दा हटाकर निकली। क्या है? माली कह रहा है कि वो आदमी छत्ता निकालने के 500 मांग रहा है। ही इज़ अ सन ऑफ बिच टेकिंग 500 रुपीज़ फॉर ब्लडी छत्ता, साहब तड़प कर उठ बैठे। टेक इट इजी माई स्वीट हार्ट। मछली की तरह मचल कर मेम साहब कमरे में लौटी और साहब के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, यस यस, वाई नॉट टेक इट इजी। वो साहब गुस्से में इतना कहकर चुप हो गए। मेम साहब को लगा कि उनका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया है। माली से कहना कि वो 500 मांग रहा है, अगर 150 ज़्यादा भी मांगे तो हाँ कर दे, और कहना कि काम जल्दी हो, हर हालत में, बच्चों के स्कूल से आने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। मेम साहब गुल्लो को धीरे धीरे हिदायत देने लगी।
गुल्लो तेजी से घर के बाहर दौड़ी। माली को मेम साहब की बातें कह वो किचन में जा चाय का पानी गैस पर रख, फिर घर की सारी खिड़कियां दरवाजे डर के मारे बंद करने लगी। चाय पहुंचाकर गुल्लो किचन की जालीदार खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरे बदन पर ततैया के डंक चुभ रहे थे। उसने सोचा कि जब वो आदमी पेड़ से उतरेगा तो उसका सारा बदन जगह जगह से फूला और चेहरा रामलीला के रावण जैसा भयानक लगेगा। सूरज की किरणें ढीली होकर पत्तियों से छनने लगी थीं। माली मुंह पर अंगोछा लपेटे दूर बैठा था। चौकीदार से कह दिया गया था कि कुछ देर वो अंदर किसी को ना आने दे। सन्नाटे की तनी चादर के बीच एकाएक अब्दुल पेड़ से बाल्टी लिए उतरता दिखा। चेहरे से नकाब हटाकर मुंह पर आए पसीने को पोंछने लगा। उसके बाजुओं की मछलियां भी पसीने से भीगी चमक रही थीं। आंखों में विजय भरा उल्लास और चेहरे पर संतोष था। गुल्लो ने सिहर कर ताका। मक्खियों का झुंड उड़कर जाने कहाँ गुम हो गया था और कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब्दुल बाल्टी उठाए पोर्टिको में आया और अंगोछे से गर्दन और बदन का पसीना पोंछता वहीं बैठ गया। वो गुल्लो को काली काठ की मूर्ति लग रहा था। आंखें सुनहरी मधुमक्खियों की तरह काले चेहरे पर उड़ती लग रही थीं। बाल्टी में क्या है? गुल्लो बाहर भाग कर आई और अब्दुल के पास जाकर बोली। देखेगी? अब्दुल हंसा और बाल्टी पर फैलाया कपड़ा हटाया। बाल्टी में शहद के ऊपर कुछ मुर्दा मधुमक्खियां थीं और गुड़ की बड़ी सी भेली की तरह कुछ तैर रहा था। ये क्या है? गुल्लो ने उंगली दिखाई। छत्ता है, ले चूस। एक टुकड़ा तोड़कर अब्दुल ने गुल्लो को दिया। गुल्लो ने झिझक कर उसे मुंह में रखा। खा मत लेना, वो मोम है। अब्दुल हंसा। गुल्लो ने शहद का स्वाद ले मोम का टुकड़ा मुंह से निकाला और गौर से देखा। यही है मक्खी का घर, समझी? अब अंदर जाकर कह दे कि अब्दुल आया है। मोम का ये घर वापस वहीं लगा दोगे क्या? गुल्लो ने मोम को उंगलियों से दबाते हुए पूछा। नहीं रे, ये मोम मोची लोग जूते बनाने के लिए या फिर सूखे की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर लेगा। अब तू जा बर्तन ले आ, 1-2 किलो शहद घर के लिए छान दो। अब्दुल ने कहा और करछुल से शहद हिलाया। पानी पियोगे ठंडा ठंडा? गुल्लो ने धीरे से पूछा। अब्दुल ने सिर हिलाया। ओह माई गॉड, सो डर्टी, हमें नहीं चाहिए। जाने कब मेम साहब पर्स लिए बाहर निकल आई थी। अब रुपए गिनकर अब्दुल को दे रही थी। गुल्लो ने सहमी नज़रों से देखा और अब्दुल को ठंडा पानी देना टाल गई। अम्मी जान, बर्तन तो मंगाएं आप? अब्दुल ने रुपए थामते हुए कहा। व्हाट? अपने लिए ऐसा संबोधन सुनकर उनके तेवर पर बल पड़ गए। क्या हुआ बहू? पीछे से माताजी की आवाज़ आई। दादी जान सलाम, नीम का शहद है, आपकी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सामने से आती माताजी को देखकर अब्दुल चहका। हाँ भाई, आजकल असली मधु कहाँ मिलता है? गुल्लो, स्टील का बड़ा भगोना लाना तो। कहती हुई माताजी पैर घसीटती आगे बढ़ी और मेम साहब उनके इस देहातीपन पर झुंझलाई खट खट सैंडलें बजाती अंदर चली गईं। दादी जान, आप बहुत अच्छी हैं। आपके पैरों के नीचे जन्नत है और इस घर में बरकत है। अब्दुल एक सांस में सब कुछ कह गया। माताजी का मन पिछल गया। इस घर में उनकी इतनी उपेक्षा होती थी, आज ऐसी बातें सुनकर उनकी आंखें एकाएक भर आईं। गठिया से जकड़े घुटने खुलने लगे। हमारी भी एक दादी थी, कभी आऊँगा तो उनके बारे में बताऊँगा। ये मत समझना दादी जान कि अब्दुल बेमुरव्वत है, तोता चश्म है। आज छत्ता निकालना था तो आया और कल सलाम को भी नहीं आएगा। जब भी इधर से गुजरूंगा आपको सलाम करने अब्दुल ज़रूर आएगा। आखिर ये रिज़्क तो अब्दुल को आपके घर से मिला है, उसको अब्दुल कैसे भूल सकता है? कहता हुआ अब्दुल शहद छानकर भरा भगोना गुल्लो को थमा बाल्टी लेकर चला गया। उधर मेम साहब का पारा 7वें आसमान को छू रहा था कि इस घर में इन छोटे बेकार लोगों को जाने क्यों माताजी मुंह लगाती हैं। स्कूल की बस से उतरकर चिंकू मिंकू उछलते कूदते अंदर पहुंचे और रोज की तरह बगीचे में उत्साह भरे नीम के पेड़ के नीचे पहुंच डाल पर लगे छत्ते को देखने गए। मगर वहां पहुंचकर दोनों धक से रह गए। वहां छत्ता नहीं था। क्या मक्खियां ले गईं? कहीं उनका छत्ता गिरकर टूट तो नहीं गया? माली, 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 छत्ता कहाँ गया? बोलो ना, छत्ता कहाँ गया? हमारा छत्ता कहाँ गया? माली के जवाब न देने पर उनका भय आक्रोश में बदल गया। मिंकू वही बस्ता फेंक लॉन पर पसर गया और हाथ पैर फेंक कर रोने लगा। चिंकू उसके पास चुपचाप उकड़ू बैठ खाली डाल निहारने लगी। चिंकू मिंकू, वहाँ क्या कर रहे हो? आओ, दूध ठंडा हो रहा है।
मेम साहब की आवाज़ गूंजी। उधर गुल्लो दोनों के चेहरों को किचन की खिड़की से देख रही थी। उसके चेहरे पर भी उदासी तैर गई। मम्मी, हमारा छत्ता माली ने जाने क्या किया। चिंकू दौड़कर अंदर गई। पहले तुम दूध पियो, और ये मिंकू कहाँ है। मेम साहब ने बात टाली। आप चलकर माली को डांटें, चलिए। चिंकू ने माँ का हाथ घसीटा। वो छत्ता मैंने निकलवा दिया, मेम साहब ने सख्ती से कहा। क्या निकलवा दिया। चिंकू तड़पी और रोती हुई बाहर भाई के पास भागी। निकलवा दिया मम्मी ने। मिंकू का क्रोध आश्चर्य में बदल गया। दोनों के मन में दुख का बवंडर उठ रहा था। गुल्लो दबे पैर पीछे के दरवाजे से निकली और पेड़ की आड़ में खड़े होकर उसने धीरे धीरे सारी बात कह सुनाई। दोनों घुटने में सर रखकर फपक कर रो पड़े। उनके मन में एक ही बात उमड़ रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों ने दूध नहीं पिया, और जब खाना खाने से भी दोनों ने इनकार कर दिया तो साहब को उनके कमरे में आना पड़ा। सारी बात बताकर अपना चेहरा दिखाया, मगर दोनों का एक ही जवाब था। पापा, हमारी तरह उन्हें भी रहने का अधिकार था। आपने उनका घर क्यों तुड़वाया, क्यों। बेटी रोए चली जा रही थी। मम्मी, अगर हमारा घर कोई तोड़ दे तो आपको अच्छा लगेगा। बेटा क्रोधित था। बहुत मनाने पर भी दोनों बच्चे किसी तरह खाना खाने पर राजी नहीं हुए। उनको घर के सब लोग बहुत क्रूएल लग रहे थे। गुल्लो भी, जो उस छत्ते के शहद को शीशी में भर रही थी। दादी भी, जो उस शहद को सुरमे की तरह आंखों में लगा रही थी। उनके बहुत बुलाने पर भी दोनों में से कोई उनके पास कहानी सुनने नहीं गया। रात को मेम साहब ने चेहरे पर क्रीम मलते हुए अपनी चिंता साहब के साथ बांटी, और जब साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। अंधेरे में उनकी खुली आंखों के सामने दोनों बच्चों के आंसुओं से भीगे चेहरे उभर रहे थे। एक छत्ते के लिए इतना भावुक होना, ये भावुकता उन्हें भविष्य में कमज़ोर बनाएगी। वो कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो भी इस उम्र में तितली के पंख टूटने में बहुत रोई थी। तब उनके पिता ने उनके गाल पर 2 चांटे जड़े थे। आंसू रुक गए थे। वो होमवर्क करने बैठ गई थी। इस घर में उनकी चलती कहाँ है। बच्चों पर अनुशासन के चलते डांट फटकार भी दादी सह नहीं पाती, और उनके बेटे, वो तो अपनी माँ के अवतार हैं। मुझे ही इनको संभालना होगा। शहद के छत्ते और मधुमक्खी के उपद्रव को सब भूल गए, मगर दादी उस शहद वाले को नहीं भूल पाई। उसके लहजे की मिठास, उसका भोलापन उन्हें याद दिलाता कि वो कभी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। अन्नपूर्णा और गृहस्थी की शोभा थी। उनकी देख रेख में ये घर पनपा, और उन्हीं के लगाए वृक्षों की छाया ही तो है जो आज इतनी घनी, सुखद और आरामदेह है, जिसका सारा श्रेय बहू आज अपने सर ले बैठी है। कई महीने बीत गए। फिर बरसात आई और चली गई। गर्मी आई। अब जाड़ा भी अपना तेवर दिखा विदाई के अंदाज में तिरछा खड़ा था। ऐसी एक दोपहर को माताजी बगीचे में बैठी टूटे मनकों के दानों को गूंथ रही थीं कि एकाएक उनके कानों में आवाज़ गूंजी। दादी जान, सलाम। सलाम, कब आए। माताजी चहक पड़ी। बस कल ही हिमाचल के जंगलों से लौटा हूँ। वहाँ क्या करने गया था, बैठना खड़ा क्यों है। माताजी दुलार से बोली। दादी जान, सूरज ओट में जा रहा है। अगर आप कहें तो मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर आपसे बात करूँगा। कहता हुआ अब्दुल कुछ दूर पर बाल्टी और झोला रखकर एक बड़ी सी सूती तौलिया बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ चुका तो माताजी के पैरों के पास पालथी मारकर बैठ गया। और दादी जान, आप कैसी हैं। सोच रही होंगी कि अब्दुल भूल गया होगा। अच्छा दादी जान, आपके लिए मैं अंगूर का शहद लाया हूँ। जानती हैं, अंगूर के बाग में जब छत्ता तोड़ा था तो बस आपका ख्याल मन में था। एक बोतल बचा कर रख लिया था। अब्दुल ने झोले से रूह अफ़ज़ा की बोतल को निकाला जिसमें सुनहरे रंग का शहद भरा था। बहुत महंगा होगा रे, कितने की बोतल है। दादी को अपने हल्के बटुए का ख्याल आया जिसमें 10-20 रुपए पड़े थे। दादी जान, ये तो अब्दुल की ओर से अपनी दादी जान को उपहार है। कीमत जानकर क्या करेंगी। आपकी दुआ साथ रही तो अब्दुल जाने कितनी बोतल बेच लेगा। अब्दुल की बात सुनकर दादी का चेहरा ओस की नमी से भीग उठा। दादी जान, एक प्याली चाय पिलवा दो, आज अब्दुल बहुत थक गया है। अब्दुल ने कुछ सुस्त स्वर में कहा। पहले बता, तू जंगल की तरफ क्यों गया था रे। माताजी ने पूछा। लकड़ियाँ बीनने, अब्दुल ने कहा। तू लकड़ सूंघा है क्या। माताजी हंसी। मजाक करती हैं दादी जान आप तो। अरे मैं वहाँ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी चुनने जाता हूँ। ये बड़े लोगों का शौक़ है ना, उसको रंग कर कमरे में सजाते हैं। अपने दोस्त हैं त्रिवेदी जी, वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। कहते हैं अब्दुल तू पूरा बंदर है।
यदि पढ़ा लिखा होता तो मैं तुझे सरकारी नौकरी में दाखिल कर लेता। उनका प्यार देखकर अब्दुल हंस देता है। अब उनसे कह भी नहीं सकता हूँ कि साहब खुली हवा को आज तक कोई बांध पाया है, तो अब्दुल कैसे बंध पाएगा। वो तो सब ठीक है, मगर बेटा आदमी के तन में पेट नाम की वस्तु भी है, माताजी बोली। जानता हूँ दादी जान, मेरा बड़ा कुटुंब है, सबको रोटी खिलाना है, फिर एक छत्ता तोड़ने में 1 महीने की पगार के बराबर आमदनी उसी से हो जाती है। अब तो बस दादी जान आपका अब्दुल बाकी ज़िंदगी खाना बदोश बनकर गुजार देगा। अब्दुल ने ठंडी सांस भरी। गुल्लो जरा मेरे कमरे से कुछ नमकीन खाने को ला दे, अगर आटा बचा हो तो झटपट एक पराठा सेक दे और चाय बना दे, माताजी ने गुल्लो को पुकार कर कहा। अब्दुल बगीचे के कोने में लगे नल से हाथ मुंह धो आया। लो साहब जी आ गए। कार का हॉर्न सुनकर अब्दुल चौंका और तेज कदमों से अहाते के फाटक के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब को अब्दुल का सलाम। कार के भीतर से साहब ने उसको उचटती नज़रों से देखा। कार पोर्टिको में जाकर रुकी। वो नीचे उतरे, मुड़कर देखा अब्दुल माँ के पैरों के पास बैठा है। उनका माथा गर्म हो गया। अंदर पहुँचते उन्होंने मेम साहब की स्वागत मुस्कान का उत्तर तेवरी के बल से दिया। ये कौन आदमी माँ के पास बैठा है? पता नहीं डार्लिंग। मेम साहब का अंगड़ाई में उठा हाथ बीच में थम गया और माथा भी इस सूचना से फिर गया। वो तेजी से पलंग से नीचे उतरी। गुल्लो आई जी। गुल्लो मेम साहब के स्वर का ताप सुनते ही बगीचे से भागी। कौन आया है बाहर? वो अब्दुल, वही शहद वाला जी। क्यों आया है यहाँ? जी माता जी के लिए अंगूर का शहद लाया है। चौकीदार को कहो अगली बार इस आदमी को बंगले के अंदर न घुसने दे, यदि मैंने देखा तो नौकरी से डिसमिस। गले की टाई खोलते हुए साहब ने फैसला सुनाया। इसको सबक सिखाना पड़ेगा, मेम साहब ने मन ही मन प्रण लिया। उधर सारी कुंठाओं से मुक्त माताजी और अब्दुल बातें कर रहे थे। अचार पराठा, नमकीन और मीठी चाय पीकर अब्दुल अपनी कहानी सुनाने में मगन था। आपका साया सर पर रहे दादी जान, तो अब्दुल को कोई चिंता नहीं है। अब्दुल तो दुख का बेटा है। 5 साल का था, भूख से इधर उधर फिर रहा था। सोचा पेड़ पर फल होगा तोड़कर खाऊंगा। इस ख्याल से जंगल की तरफ गया और फेंका ढेला। मक्खी के छत्ते में जा लगा। मधुमक्खियों ने मुझे काट खाया। घर आया तो दादी को बताया। आपको तो ये बताना भूल गया कि मेरे अब्बाजान कपड़े बेचते थे। उन्हें किसी ने लड़ाई में चाकू भोंक दिया था। उनके मरने के बाद घर में फाका था। माँ बीमार और 2 माह की बहन भूख से हरदम रोती थी। अब सब कहाँ हैं? माताजी ने पूछा, जिसे अब्दुल सुन नहीं पाया। दादी ने मेरे आंसू पोंछे, डंक निकाल कर मुझसे कहा कि मुझे वहाँ ले चल बेटे, जहाँ इन मक्खियों ने तुझे काटा था। दोनों दादी पोते ने वही छत्ता तोड़ा, थोड़ा शहद बेचा, उससे आटा खरीदा। फिर रोटी शहद से हमारा फाका टूटा और बहन की चूसनी शहद से भरी। तब से अब्दुल खान नटों वाला धंधा अपना बैठा। बिरादरी वालों ने टाट बाहर कर दिया। कुछ दिन बाद दादी चल बसी। माँ को पुराना तपेदिक था, बहन को ब्याह दिया था, मगर वो जल्दी विधवा हो गई। अब पूरे 6 लोगों का परिवार है दादी जान, आपकी दुआ से। कभी कभी अब्दुल बहुत दुखी होता है कि वो पढ़ नहीं पाया, मगर अपनी बहन के बच्चों को अब्दुल पढ़ा रहा है। अब्दुल का चेहरा एकाएक आशा की आभा से जल उठा, जैसे काली रात में सूरज की लाली घुल गई हो। तूने ब्याह नहीं रचाया? अब ये काम तो बुजुर्गों का है। हमने अपना काम कर दिया, ब्याह दिया बहन को। अब आप लोग बड़े हैं, जैसा सोचेंगे। अब्दुल इनकार करेगा क्या? अब्दुल के इस तरह जवाब देने से माताजी का मन पिघल गया। दिल चाहा कि कहीं से प्यारी सी दुल्हन अब्दुल के लिए ढूंढ लाएं और सुहाग का गीत गा धूमधाम से उसका ब्याह रचाएं। उनके मन में उछलता वात्सल्य बांध तोड़ने लगा। अच्छा दादी जान, अब्दुल अब चलता है। 1-2 घरों में शहद बेचकर शाहजहांपुर लौट जाऊंगा। घर पर माँ का इलाज चल रहा है। खबर मिली है उनकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा दादी जान, चलता हूँ। आप रोज़ शहद खाना ना भूलें, बड़े फ़ायदे का है अंगूर का शहद। इतना कहकर अब्दुल ने बाल्टी उठा ली, झोला कंधे पर डाल दिया और चल दिया। ठीक है बेटा, जल्दी आना। माताजी का स्वर गूंजा और वो जाने क्यों उदास हो गईं। इस बड़े बंगले में नौकर चाकर, बेटे बहू, पोता पोती के बीच मीठे बोल सुनने और अपनी बात कहने को तरसती माताजी को जाता अब्दुल बहुत भला लगा। पिछले कुछ दिनों से शहर में तनाव था, दिमाग बट चुके थे। एक दल का विचार था कि जब बंटवारा हो गया है तो फिर वहीं जाओ।
रोज रोज की खिटखिट से तो अच्छा है। दूसरे दल का ख्याल था कि क्यों जाएं अपना वतन छोड़कर, अगर जाना होता तो तभी न चले जाते। शहर की यह हालत देखकर साहब ने घर के दरवाजे पर शटर लगवा दिया था, ताकि बंगले के अहाते में यदि कोई घुस भी आए तो घर में दाखिल ना हो सके। लड़की बड़ी हो रही थी। ऐसे ही माहौल में तेज बारिश के दिनों में एक शाम अब्दुल आ गया। चौकीदार के लाख मना करने पर भी उसकी एक ही जिद थी कि दादी जान से कुछ कहना है, मुझे अंदर न जाने दो, पर कम से कम दादी जान को खबर ही कर दो कि अब्दुल आया है। थक कर चौकीदार ने अंदर मेम साहब को इत्तला दे दी। खाने की मेज से जूठे बर्तन उठाती गुल्लो मेम साहब की तेज तेज बातों को सुनकर चौंक उठी। उसके बदन में एक साथ हजारों डंक चुभ गए। वो तेजी से माताजी के कमरे की तरफ बढ़ी, फिर ठिठक कर मुड़ी और सर पर बोरा डाल पिछले दरवाजे को खोल गिरती बारिश की परवाह किए बगैर बंगले के अहाते के दरवाजे की तरफ भागी। गुल्लो गुल्लो अभी तो यहीं थी, एकाएक किधर चली गई? मेम साहब की झुंझलाई आवाज़ गूंजी। गुल्लो के आगे बढ़ते कदम कीचड़ में धंस गए। आगे जाए या पीछे मुड़े? उसका नन्हा सा दिल धड़ धड़ कर उठा। मेम साहब की बड़ी बड़ी गुस्से में उबली आंखें और झन्नाटेदार चांटे की याद से उसके भय से जमे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ी और वो सरपट बंगले की तरफ मुड़ रसोई के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सर से भीगा बोरा, फ्रॉक से पानी की बूंदों को झाड़ती वो भागती सी बैठक की तरफ जाकर बोली, जी मेम साहब। कहाँ मर गई थी? गर्म पानी थर्मस में भरा नहीं? मेम साहब बोली। अभी लाई, कहती ही गुल्लो मुड़ी। पैरों में कीचड़? बाहर गई थी इस बारिश में? भला क्यों? मेम साहब के दिमाग में अलार्म घंटी बजने लगी। घबरा कर गुल्लो ने पैरों को देखा। फर्श गंदा हो चुका था। गुल्लो बौखला सी गई और एकाएक उसके मुख से निकला, वो किचन में एक बड़ा मेढक घुस आया था, उसे बाहर फेंकने। मेम साहब ने उसे घूरा और बजते फ़ोन को उठाने आगे बढ़ी। बारिश से भीगी सड़क पर फिसलती पुलिस चौकी से आई जीप अब्दुल को पकड़ कर ले गई। उसकी जमा तलाशी ली गई। फिर बंगले में फ़ोन किया गया। वो अब्दुल नाम का आदमी हमने पकड़ लिया है। उसके पास तो सिर्फ शाहजहांपुर के बस का टिकट और 20 का नोट मिला है। चाकू, रस्सी, ये सब तो कुछ है नहीं। और फिर मैडम, वो बंगले के अंदर नहीं बाहर हमें मिला, इसलिए भी। यदि आप उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं तो मैं एसपी को फ़ोन मिलाती हूँ। मेम साहब बिफर गईं। मैडम, आप हमारी बात समझें, आखिर हम किस जुर्म में उसे पकड़ें? वो कह रहा है कि आपकी माताजी से मिलने गया था। शहद निकालना उसका धंधा है। वो आपके बंगले पर पहले भी आता रहा है। अपनी माँ के देहांत की सूचना माताजी को देने गया था। इंस्पेक्टर ने रोष दबाते हुए बड़े संयत शब्दों में कहा। आप भी उसकी बातों में आ गए? साहब घर पर नहीं हैं और मैं अकेली। आप समझते क्यों नहीं हैं कि ये लोग कितने गंदे और घटिया होते हैं? इनकी नीयत कभी साफ नहीं होती है। ये जरूर चोरी या कत्ल के इरादे से आया था, अब बातें बना रहा है। मैडम, आप एसपी साहब से बात कर लें। वो जैसा ऑर्डर देंगे हम वैसा कर देंगे, इंस्पेक्टर ने तंग आकर कहा। कुछ देर बाद कोतवाली में एसपी साहब का फ़ोन घनघना उठा कि उस शहद वाले को इस शर्त पर छोड़ दो कि वो फिर कभी इस शहर का रुख नहीं करेगा। यदि देखा गया तो सीधे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। यस सर, कोतवाली इंचार्ज ने कहा और हवलदार को इशारा किया। इन बड़े लोगों की बातें कभी कभी समझ में नहीं आती हैं, सब इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। इन बंगलों में भी अपराधी रहते हैं, इसका विश्वास कौन करेगा? इतना कहकर कोतवाली इंचार्ज अब्दुल को बुलाकर उससे बात करने लगा। अब्दुल के चेहरे पर अविश्वास के कई साए गुजर गए। आंखों में गीलापन उभरा, मगर दूसरे पल जलती आंखों ने उसे सौंप लिया। साहब, अब अब्दुल को आप इस शहर में नहीं देखेंगे। जब अब्दुल ये धंधा ही नहीं करेगा तो फिर इधर किस लिए आएगा? अब्दुल वचन का पक्का है, आखिर है तो पठान का बच्चा। इतना कह थके कदमों से अब्दुल थाने से बाहर निकला। बारिश की झड़ी तेज थी। बारिश से बचने के लिए अब्दुल थाने के सामने घने पेड़ के नीचे जाकर अनमनासा बैठ गया। अब न कोई बस थी, न ट्रेन का समय था, और कल माँ का तीजा था। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सतघरवा। नासिरा शर्मा जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।